वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस एनर्जी रिसोर्सेज विद स्पेशल फोकस ऑन फॉसिल फ्यूल कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 ज्योग्राफी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी प्रकार के डेवलपमेंटल वर्क के लिए एक प्री कंडीशन है। चाहे कुकिंग की बात करें, चाहे हीटिंग, चाहे व्हीकल्स को रन करने की बात हो, चाहे वो मशीन को रन करने की बात इंडस्ट्रियल सेटअप में हो। Energy can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and form electricity। कोई भी एक ऐसा एनर्जी का रिसोर्स जिससे हम जनरली क्या कर सकते हैं, या एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, हम उसे ही फ्यूल मिनरल्स कहते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, और इन सब का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी लाइक द कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल और नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल को हम कई बार नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल को हम कई बार रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में भी रखते हैं। अगर हम यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्सेज में इंक्लूड करें फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी में हम किसका जनरली यूज करते हैं, हाइडल एंड थर्मल यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू वन estimate more than 70% energy requirement in rural household is met by these two। अगर हम इसकी बात करें, फायरवुड की बात करें और कैटल डंग केक की बात करें, तो रूरल इंडियन सेटअप के 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा पार्ट यहीं से हमें कवर होता हुआ दिखता है। Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area। फॉरेस्ट एरिया के बहुत ज़्यादा घटने के कारण, डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ के कारण अब रूरल सेटअप के एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम इन दोनों पार्ट से कवर करने में अब सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज बीइंग discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture। अगर काउ डंग केक की बात करें, कैटल डंग केक की बात करें, अब उसे भी एनर्जी पर्पस के लिए उसे डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कैटल डंग को या काउ डंग को हम मोस्टली मैन्योर या खाद के लिए हम लोग एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी के फॉर्म में हम उसे वहाँ पे ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स और द एनर्जी रिसोर्स इज कोल, जिसे कई बार हम ब्लैक डायमंड और कई बार हम इसे ब्यूरिल सनशाइन भी कहते हैं, जो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको कोल का एक इमेज यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोल की बात करें, कोल इटसेल्फ अ फॉसिल फ्यूल, हाइड्रोकार्बन, और वो अपने आप में एक सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी में भी हम उसे रखते हैं। इन इंडिया कोल इज द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। इंडिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में इस कोल का स्थान आता है। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। अगर हम इंडिया के टोटल एनर्जी प्रोडक्शन को 100% में कंसीडर करें, इसमें 3 प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज का या एनर्जी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमें कंट्रीब्यूशन दिखता है, थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर। थर्मल का अराउंड 67% या बोल सकते हैं कि 2/3 से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमें थर्मल एनर्जी या उसमें भी एक बहुत बड़ा पार्ट कोल का हमें दिखता है। यूज फॉर पावर जनरेशन, सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स। तो कोल के कारण जो थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है, जिसका पावर जनरेशन इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक सेक्टर में हमें वेरियस यूज देखने के लिए मिलता है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। कोल इज फॉर्म। अब अगर इस पैरा में हम देखें तो कोल के फॉर्मेशन को यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से कोल का फॉर्मेशन हुआ। कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। अगर कोल की बात करें, वो फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल का मतलब ही होता है द रेजिडुअल पार्ट्स ऑफ बायोटिक एज वेल एज प्लांट्स
एंड फौना किंगडम की बात करते हैं। यहाँ पे कोल में हमें प्लांट्स का रेजिडुअल पार्ट दिखता है, क्योंकि कोल के मतलब ही एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल और जिसमें कार्बन का हमें प्रेजेंस दिखता है। तो कोल का फॉर्मेशन क्या हुआ? कोल जनरली फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन एंड द डेप्थ एंड द टाइम ऑफ ब्यूरियल। तो कोल के जो डिफरेंट टाइप्स है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं फ्रॉम इंफीरियर टू सुपीरियर कि वहाँ पे कंप्रेशन का अमाउंट, उसकी डिग्री क्या थी, उसका इन डेप्थ फॉर्मेशन कितना हुआ और उसको ब्यूरियल होने में कितना टाइम लगा। कोल के फॉर्मेशन को देखें तो आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले सर्टेन एरियाज में हमें कुछ फर्न्स, कुछ वेजिटेबल्स या कुछ वेजिटेशंस हमें दिखते हैं। कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण रिफ्ट और फॉल्ट पड़े और दे ऑल वेजिटेशन, सारे के सारे वेजिटेशंस वहाँ पे दब गए और टाइम के कारण एक्सटेंसिव हीट, एक्सटेंसिव प्रेशर के कारण दे ऑल वेजिटेशंस कवर्ड और द कन्वर्टेड इनटू कोल। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि कोल में फॉसिल्स का हमें एनफ कंटेंट दिखता है। कोल के फॉर्मेशन को देखें तो वहाँ पे कंप्रेशन, वहाँ पे हीट, वहाँ पे प्रेशर और टाइम ऑफ ब्यूरियल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमें कंट्रीब्यूशन कोल के फॉर्म्ड होने में जनरली दिखता है। और इसी चीज के कारण ही हम कोल को कई बार ब्यूरिड सनशाइन भी कहते हैं, कई बार इसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। डिकेइंग प्लांट्स, अगर हम आगे की पंक्तियों को देखें, डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। अगर देखें कि प्लांट्स का एक जो केमिकल डिकम्पोजिशन दलदल में होने के कारण ही कोल का जो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है, जो सबसे इंफीरियर वर्जन है, हम उसे ही कई बार पीट कहते हैं, विच हैज़ अ लो कार्बन, जिसमें कार्बन का कंटेंट लो, मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा और हीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे क्या होती है? कम। जनरली अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसकी हीटिंग कैपेसिटी कम होगी। कार्बन का कंटेंट, मॉइस्चर का कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, कार्बन का कंटेंट कम दिखता है और इस कारण से इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो जनरली हमें कम दिखती है या फिर इसमें ऐश कंटेंट आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर टाइप्स ऑफ कोल माइनिंग की बात करें तो आप फिगर 5.10b को देखें तो यहाँ पे आपको कोल का एक आउटसाइड माइनिंग दिख रहा है, जिसे हम लोग मेगा माइन, जिसे हम लोग सरफेस माइन या कई बार जिसे हम लोग स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया था। अगर हम फिगर 5.10a को देखें तो यहाँ पे हमें कोल माइन का एक इनसाइड व्यू दिखता है, जिसे हम अंडरग्राउंड माइनिंग या जिसे हम कई बार स्ट्रिप माइनिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब कोल को 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइन से आप एक्सकेवेट होते हुए या माइनिंग होते हुए आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज द आउटसाइड, जिसे हम लोग कई बार सरफेस माइन, मेगा माइन या कई बार स्ट्रिप माइन भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज द अंडरग्राउंड माइनिंग और द शेफ्ट माइनिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज द टाइप्स ऑफ कोल। डिपेंड करता है कि किसी भी कोल का फॉर्मेशन कितना कंप्रेस्ड स्टेट में हुआ है, उसमें हीटिंग कंडीशन क्या थी और टाइम ऑफ ब्यूरियल के आधार पे हम यहाँ पे कोल को 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल फॉर्मेशन का पीट के बाद का हमें स्टेज दिखता है और कई बार हम इसे ब्राउन कोल और भूरा कोयला भी कहते हैं, जो अपने नेचर में सॉफ्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोल जितना मेच्योर होगा उसमें कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा, वो उतना ही हार्ड होगा, लाइक एंथ्रासाइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर लिग्नाइट की बात करें, इट ऑल्सो कॉल्ड लो ग्रेड ब्राउन कोल, सॉफ्ट इन देयर नेचर विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, जिस कारण से उसकी उतनी ज़्यादा हीटिंग वैल्यू एंथ्रासाइट के कंपैरिजन में नहीं होती है। अगर हम लिग्नाइट या अगर हम इसके रिजर्व को देखें तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमें लिग्नाइट का एक बहुत ही ह्यूज रिजर्व जिस जगह पे देखने के लिए मिलता है, हम उसे ही क्या कहते हैं? निवेली। क्या बोलते हैं? निवेली। तो यहाँ पे निवेली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल रिजर्व का सेंटर है इन साउथ इंडिया, तमिलनाडु, वर्ल्ड फेमस फॉर लिग्नाइट रिजर्व, और जिसका ज़्यादातर यूज़ हम इंडस्ट्रियल पर्पस में नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम इस निवेली के लिग्नाइट का यूज़ तमिलनाडु में
ज़्यादातर होते हुए देखते हैं। द सेकेंड वन इज द बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस कैटेगरी का जो कोल है, जिसे गोंडवाना कोल की कैटेगरी में हम बहुत हद तक रखते हैं, और यही इंडिया के इलेक्ट्रिकल कम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिमांड को फुलफिल करने में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाने वाला कोल का टाइप है। Coal that has been buried deep and subjected to increased temperatures is bituminous coal। तो deep buried के कारण और increased temperature के कारण जो lignite के बाद की जो कैटेगरी है, हम उसे ही bituminous कहते हैं। It is the most popular coal in commercial use as well as the metallurgical grade बिटुमिनस कोल, और जिसका स्पेशली सबसे ज़्यादा यूज़ हम आयरन स्मेल्टिंग के ब्लास्ट फर्नेस टेक्निक में आयरन ओर को मेल्ट करने के लिए, या उसकी स्मेल्टिंग में, या उसे गलाने के पर्पस के लिए हम ज़्यादा बिटुमिनस टाइप के कोल का यूज़ होता हुआ अपने इंडस्ट्रियल कमर्शियल लाइफ में देखते हैं। एंड द मोस्ट सुपीरियर, द हाई वैल्यू in terms of carbon content is the anthracite, the highest quality and very important thing, this is the hard coal। अगर soft coal की बात करें तो वहाँ पर lignite है जिसमें high moisture content, low carbon content, लेकिन अगर anthracite की बात करें the low moisture content, high carbon content with high heating value, this is the anthracite। और अगर इंडिया के हम एंथ्रासाइट की बात करें, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, इन सभी कोल रिजर्व्स को हम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एजेस के रॉक सीरीज के साथ जनरली कोरिलेट करके देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द गोंडवाना एंड द सेकेंड वन इज द टर्शरी डिपॉजिट्स। गोंडवाना आप लोग क्लास 9 में पहले पढ़ चुके हैं। जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया था वो 2 भाग में स्प्लिट हुआ था, नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा और द लोरेशिया एंड द सदर्न पार्ट को गोंडवाना। तो गोंडवाना लैंड एंड द टर्शरी, दे बोथ वर्ड्स, ये इन दोनों शब्दों को हम अर्थ के जियोलॉजिकल पास्ट के साथ उससे एसोसिएटेड रॉक्स के लिए वी जनरली यूज। तो गोंडवाना कोल का मतलब होता है आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो जिस प्रकार के कोल का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अगर टर्शरी की बात करें, जो हिमालय के ओरिजिन या फॉर्मेशन का पैरेलल माना जाता है, अराउंड 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। कहने का मतलब क्या है कि गोंडवाना कोल हमें पुराना कोल फॉर्मेशन को दिखाता है, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम टर्शरी डिपॉजिट्स को देखें तो वो हमें कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू गोंडवाना वो हमें यंगर फॉर्मेशन को दिखा रहा होता है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलॉर्जिकल कोल, और इसका अगर मेजर ह्यूज रिजर्व अगर छोटा नागपुर प्लेटू के अलोंग अगर हम देखें तो जो हमें दामोदर वैली में इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कोल डिपॉजिट देखने के लिए मिलता है, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन दोनों स्टेट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंडिया के कोल प्रोडक्शन में हमें दिखता है। फ्रॉम झारखंड, झरिया, बोकारो, और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया इज रानीगंज। अगर हम अदर रिवर्स को देखें अलोंग विद दामोदर, गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन द कोल डिपॉजिट्स। अगर हम इंडिया के मैप में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन में आप मेजर कोल फील्ड्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल रानीगंज वेस्ट बंगाल, झरिया झारखंड, बोकारो झारखंड। अगर सिंगरौली की बात करें जो हमें एमपी और यूपी के बॉर्डर में, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर ओडिशा एंड द सिंगरैनी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो अगर आप यहाँ पे देखें दामोदर वैली में देख सकते हैं। इसके साथ ही कोरबा की बात करें, तलचर की बात करें, हम यहाँ पे महानदी वैली में भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूपी और एमपी में देखें तो सोन वैली में भी, और आंध्र प्रदेश में हमें गोदावरी वैली के अलोंग भी हमें कोल के ह्यूज रिजर्व्स जनरली देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज द टर्शरी कोल, जो हमें एक यंगर कोल डिपॉजिट्स एज कंपेयर टू गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स दिखता है। तो इनके ज़्यादातर रिजर्व अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड
नागालैंड। तो अगर हम इन एरियाज़ को अगर इंडिया के मैप में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक ट्रायंगल से बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माकुम, मोरन and Zanzi, they all are the important areas of the tertiary coal in the northeastern states. Remember, coal is a bulky material. Coal एक bulky material है which loses its weight on use as it is reduced to ऐश। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये ऐश में कन्वर्ट होता है जलने के बाद ये अपने वेट को लूज कर देता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लोकलाइजेशन को अगर आप देखें जो हमें इस कोल फील्ड वाले एरिया में जहाँ पे आयरन और मैग्नीज के भी हमें रिच डिपॉजिट्स देखने के लिए मिलते हैं, इसी कारण से आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इसी रॉ मटेरियल वाले एरिया में हमें लोकलाइज्ड होता हुआ जनरली इन वेट लूजिंग मटेरियल के बल्कि नेचर के कारण दिखता है। हेंस हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड ऑन और नियर द कोल फील्ड। अगर थर्मल पावर की यहाँ पे बात आई है तो आप यहाँ पे इंडिया के इस मैप में आप इस रीजन में थर्मल स्टेशंस के कॉन्सेंट्रेशन को आप छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, जैसे दुर्गापुर, संथालडी, कोलकाता, चंद्रपुरा, तलचर, रिहंद, बरौनी। अगर आप आंध्र प्रदेश में भी देखें विजयवाड़ा, कोठागुडेम, रामागुडेम, है ना, महाराष्ट्र में भी देखें भूसावल, नासिक, उड़न, परली, एमपी में सतपुड़ा को देख सकते हैं। इन सभी एरिया में जहाँ जहाँ पे भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन स्टेशंस के इमीडिएट लोकेशन में कोल्स की माइनिंग होती हो, वहाँ पे दूसरे एरिया से भी कोल को मंगाकर हम लोग वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशंस के सेटअप को देख सकते हैं। After the coal, one of the most important strategic fossil fuel across the globe is petroleum, जिसे हम कई बार इसके हाई कमर्शियल वैल्यू कम हाई स्ट्रेटजिकल वैल्यू के कारण हम कई बार इसे ब्लैक गोल्ड या कई बार इसे काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम में दो वर्ड आपको दिख रहा है, एक है पेट्रा और एक है ओलियम। इन लैटिन पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो एक पत्थर में पाया जाने वाला ऑयल पेट्रोलियम, ये भी अपने आप में एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन, एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, लेकिन इसकी कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक वैल्यू कोल से बहुत ज़्यादा हमें जनरली दिखती है। पेट्रोलियम का एक और नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनरल ऑयल। सो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। अगर एनर्जी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोल के बाद पेट्रोलियम का स्थान आता है, लेकिन अगर स्ट्रेटजिकल में देखें, अगर वैल्यू में देखें तो वहाँ पे पेट्रोलियम कोल से ज़्यादा महंगा हमें दिखता है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट, लाइटिंग, lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो कि पेट्रोलियम को रिफाइनरी प्रोसेस के द्वारा रिफाइन करके उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स लाइक द पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, वैक्स और भी कई नेफ्थलीन की गोलियां, है ना, फर्टिलाइजर, कोई अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसी पेट्रोलियम रिफाइनिंग से हम लोग कहीं ना कहीं डेवलप करते हैं। और इसीलिए जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं या जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, दे आर जनरली कॉल्ड नोडल इंडस्ट्रीज। क्यों नोडल इंडस्ट्रीज का मतलब ही होता है जो अदर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है, जिसके कारण उसके आसपास में उससे डेवलप या उससे एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज को डेवलप होने का हमें एक मौका दिखता है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल द सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, numerous chemical industries, they all are associated with petroleums and their byproducts near the petrochemical or the petroleum refineries। अब आप यहाँ पे पेट्रोलियम के फॉर्मेशन, जैसा कि हम लोगों ने कोल के फॉर्मेशन को देखा, अब हम यहाँ पे पेट्रोलियम के फॉर्मेशन को देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम occurrences in India are associated with
एंटीक्लीन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी एज। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पेट्रोलियम भी हमें टर्शियरी जियोलॉजिकल पीरियड के साथ फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसोसिएटेड होता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे एंटीक्लिनल और सिंक्लिनल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। कोई भी सरफेस रॉक है, जब वो वहाँ पे कंप्रेशन पड़ता है तो कंप्रेशन के कारण वहाँ पे एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जनरली हमें फॉर्म्ड होता हुआ दिखता है। अब इस फोल्ड में आप दो मेजर पार्ट आप देखें, एक जो इसका ऊपर उठा हुआ भाग है, हम इसे जनरली एंटीक्लीन या एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो नीचे की ओर धंसा हुआ वैली लाइक या फिर दो एंटीक्लीन के बीच में जो आपको दिख रहा है, हम इसे ही सिंक्लीन कहते हैं। तो कोल के फॉर्मेशन को अगर आप देखें तो कोल का फॉर्मेशन हमें एंटीक्लीन और डोम लाइक शेप में जो टर्शियरी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से कनेक्टेड होता हुआ दिखता है। अगर हम देखें इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग, एंटीक्लाइंस और डोम्स, इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रिस्ट ऑफ द अपफोल्ड। अब देखिए, अगर अपफोल्ड की बात करें तो इसे हम अपफोल्ड कहते हैं, और जो नीचे की ओर धंसा हुआ भाग होता है हम इसे डाउनफोल्ड। अपफोल्ड हम एंटीक्लाइंस को ही कहते हैं और डाउनफोल्ड हम कई बार सिंक्लिन्स को कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सो नॉन पोरस रॉक, नॉन पोरस रॉक का मतलब ही होता है, पोरस का मतलब ही होता है इसमें टाइनी होल्स जिसके थ्रू चीजें अंदर रिस सकती हैं। सो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन पोरस रॉक के बीच में हमें एक पोरस रॉक दिख रहा है, और इसी पोरस रॉक में हमें पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल का यूज रिजर्व दिखता है। अब यहाँ पे ऊपर के नॉन पोरस रॉक और नीचे के नॉन पोरस रॉक को देखिए। नीचे का नॉन पोरस रॉक पेट्रोलियम को नीचे रिसने से रोकता है, ऊपर का नॉन पोरस रॉक पेट्रोलियम को अननेसेसरी बाहर जाने से रोकता है। सो ऊपर वाले नॉन पोरस रॉक को तोड़ के, उसे ड्रिल करके, उसे माइनिंग एक्टिविटी के द्वारा उसे डिकंस्ट्रक्ट करके हम इस पोरस रॉक वाले एरिया से पेट्रोल को जनरली क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं। और अगर आप पेट्रोलियम के रिजर्व को देखें तो इसी पेट्रोलियम के रिजर्व के साथ साथ जनरली हमें वजन में हल्का होने के कारण नेचुरल गैस का यूज रिजर्व भी पेट्रोलियम के रिजर्व के साथ हमें एसोसिएटेड होता हुआ दिखता। अगर आप बिल्कुल नीचे देखिएगा तो हमें वाटर दिखता है, उसके ऊपर में अगर आप देखिएगा तो वजन में हल्का होने के कारण हमें ऑयल का रिजर्व दिखता है, और सबसे ऊपर में अगर आप देखें तो हमें नेचुरल गैस का रिजर्व हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे का जो रॉक है ये पोरस रॉक है, ऊपर के भी रॉक को यहाँ पे भी देख सकते हैं पोरस रॉक है, और बिल्कुल ऊपर में देखें तो ये दोबारा फिर हमें यहाँ पे नॉन पोरस रॉक दिखता है। तो यहाँ पे इसी पोरस रॉक वाले एरिया में ही हमें पेट्रोलियम का रिजर्व जनरली देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं यही बातें लाइन में बताई गई हैं। आगे देखें, द ऑयल बियरिंग लेयर इज अ पोरस लाइमस्टोन। अब जो पोरस जो रॉक है वो अपने नेचर में किस प्रकार के रॉक में हो सकता है, लाइमस्टोन सेल्फ सेडिमेंट्री रॉक, sandstone itself a sedimentary rock. So the oil bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. तो ऑयल बियरिंग में क्या हुआ, जिस लेयर में ऑयल पाया जा रहा है या मिनरल ऑयल पाया जा रहा है वो लाइमस्टोन पोरस भी हो सकता है और सैंडस्टोन पोरस भी हो सकता है, जिसके थ्रू ऑयल क्या करता है, फ्लो कर सकता है। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर। नॉन पोरस लेयर का इस पोरस लेयर के ऊपर में होना और इसके नीचे होना उसे प्रिवेंट करता है राइज करने से या नीचे रिसने से या सिंक करने से। यहाँ पे पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक। तो यहाँ पे एंटीक्लिनल स्ट्रक्चर के साथ साथ अपफोल्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ ये हमें फॉल्ट ट्रैप्स में भी जनरली देखने के लिए पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में मिलता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल। आप लोगों ने मुंबई हाई के बारे में सुना होगा, जो मुंबई से 160 किलोमीटर ऑफ कोस्ट में अरेबियन सी में सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें एक इंपॉर्टेंट
आप देख सकते हैं कि ऑयल वेल की तरह हमें दिखता है। तो वहां पे मुंबई हाई का मतलब ही वहां पे है कि वो एक प्रकार के एंटी क्लिनल या अपफोल्ड स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। यहाँ पे अगर लीडिंग प्रोड्यूसर में देखें, मुंबई हाई, गुजरात, असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और द एरियाज इन इंडिया। तो अगर गुजरात में देखें, गुजरात में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्शन अंकलेश्वर। अगर असम की बात करें तो असम का जो डिगबोई माइन है वो इंडिया का ही नहीं, एशिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट या ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया माना जाता है। डिगबोई, नहरकटिया एंड मुरान हुग्रीजन आर द इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द असम। अब अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर हम ऑयल फील्ड्स को देखें तो आप यहाँ पे अरेबियन सी में मुंबई हाई और उसके नॉर्थ में बसीन कोल फील्ड को आप देख सकते हैं। इसके अलावा गुजरात के प्लेन वाले एरिया में यहाँ पे जो गल्फ ऑफ कैम्बे है, कैम्बे वाले एरिया में भी हम यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के ह्यूज रिजर्व को देख सकते हैं। हजीरा, अंकलेश्वर, अगर एमपी में देखें झाबुआ, गुजरात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह कलोल आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में बाड़मेर वगैरह के एरिया में भी हमें पेट्रोलियम्स के रिजर्व देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें, डिगबोई, नहरकटिया, नजीरा, शिवसागर, they all are the important petroleum deposits along Assam Valley और in the north eastern states आप देख सकते हैं। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इस डिस्कशन के माध्यम से पेट्रोलियम और कोल, इनके फॉर्मेशन को, उनके नेचर को और लीडिंग स्टेट्स और इंपॉर्टेंट सेंटर्स को समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। आने वाले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ आएंगे, तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।